ठीक से बैठ जाओ। सही से बैठो। देखो हमने पिछली वाली क्लास में एक देख लिया था। क्या देखा था हमने पिछली वाली क्लास में कि जो अपसारी प्लेट किनारा है उससे पहले जो अभिसारी प्लेट किनारा हमने पढ़ा था। अभिसारी प्लेट किनारा में हमने तीनों चीज़ देख ली थी कि अभिसारी प्लेट किनारा में अगर मान लो ये ए जो है हमने उसको बोल दिया महाद्वीप बोल दिया, नहीं कॉन्टिनेंटल बोल दिया, ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटल सी बोल दिया, और ओशियानिक को बोल दिया ओ। तो ये दो प्रकार की प्लेटें होंगी, तो एक तो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक लड़ाएंगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, इधर जा रही होगी इधर जा रही होगी, ठीक, बिल्कुल सामने सामने आ रही होंगी। तो ऐसे करके हो जाएंगी ओशियानिक ओशियानिक, सॉरी कॉन्टिनेंटल ओशियानिक। फिर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल भी अगर दोनों अपसरित हो रही होंगी, और एक ओशियानिक और ओशियानिक भी अभिसरित हो रही होंगी। तो ये तीन स्थितियाँ बन रही थी। अभिसारी जो हमने पढ़ा, कन्वर्जेंस जो पढ़ा, तो अभिसरण में तीन स्थितियाँ बनी, हमने तीनों स्थितियाँ एक करके देख ली। तो हम दूसरी स्थिति पर आते हैं। हमने देखा था कि जब प्लेटें जो मूव कर रही हैं तो प्लेटों के किनारे बन रहे हैं, किनारे के सारे हमने देखा था। तो एक तो अभिसारी प्लेट किनारा, फिर अपसारी प्लेट किनारा, और तीसरा देखा था संरक्षी प्लेट किनारा। ये नियम लिख लिए थे। तो अभिसारी प्लेट किनारा हमारा पूरा हो गया, यानी कन्वर्जेंस जो प्लेट मार्जिन है वो पूरा हो गया। अब पढ़ रहे हैं अपसारी प्लेट किनारा, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलेंगे, या ऐसे डाइवर्जेंट बाउंड्री भी बोल सकते हैं, यानी अपसारी सीमा भी बोल सकते हैं। अब जब ये होगा तो इसके अंदर क्या होगा, यानी कि अब प्लेटें क्या हो रही होंगी, एक दूसरे की ओर नहीं आ रही होंगी, एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, इधर इधर जा रही होंगी, ऐसे हो रही होंगी। तो ये जो वाला एरिया बीच में होगा ये होगा क्या, अपसारी वाला। और अभिसारी हमने क्या पढ़ा था, प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही थी। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखा, फिर हमने लिखा कि इसके अंतर्गत क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही होंगी, ठीक है। और अब क्या होगा, अब देखो कि नीचे इसके हमने देखा कि प्लेटें हमने देखा था कि स्थल मंडल पे हैं, और स्थल मंडल के ये दुर्बलता मंडल जो नीचे दुर्बलता मंडल है ना, एस्थेनोस्फीयर, इस पर हमने देखा था क्षैतिज गति करें उत्प्लावित हो रही हैं। तो जब प्लेटें इधर उधर हटेंगी, तो ये प्लेटें जब इधर उधर हटेंगी तो यहाँ पर जो दबाव पड़ रहा था, अभी मान लो यहाँ पे एक प्लेट ऐसे है, ठीक। अब जब ये प्लेट जब एक इसको बीच में दरार ऐसे पड़ी और ये प्लेट इधर भागी मूव करी, ये इधर मूव करी, तो ये दरार पड़ी, तो इस वाले एरिया में जो दुर्बलता मंडल है उस पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे इस जगह बनी यहाँ पे। तो यहाँ चट्टानों पे दबाव जो नीचे हमने देखा दुर्बलता मंडल में क्या पेरिडोटाइट जैसी चट्टाने हैं ना, भारी भारी चट्टाने। तो ये पेरिडोटाइट कहाँ लिखा, मैंने ये लिखा पेरिडोटाइट जैसी चट्टाने हैं। तो ये पेरिडोटाइट चट्टानों पे इन पर जो दबाव कम पड़ना बंद होगा, जब प्लेटें इधर मूव करेंगी तो इन पेरिडोटाइट चट्टानों पे क्या होगा, दबाव कम पड़ेगा। तो जब दबाव कम पड़ेगा, हमने पीछे देखा था कि दबाव जब पड़ता है तो चट्टानों के क्या होंगे, खनिज होंगे, और खनिजों के जो अणु होंगे पास में आते हैं। जब दबाव पड़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो इससे क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, उनकी जो गलनांक पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। हमने देखा था ना कि ऐसे ही जब इनका दबाव हटेगा, जब दबाव हटेगा दुर्बलता मंडल की जो चट्टाने हैं अंदर, उन पर जब दबाव हटेगा तो चट्टान के खनिज के गलनांक क्या होंगे, फिर कम हो जाएंगे, तो वो पिघलने लगेंगे, है ना। क्योंकि अब दबाव जब पड़ता था तो पास में आते थे तो वो और ठोस हो जाते थे, ठीक है ना, और उनका गलनांक बढ़ जाता था। अब दबाव जब कम होगा, यानी कि दुर्बलता मंडल पर आरोपित होने वाले दबाव में कमी आएगी, क्योंकि अब वो इधर उधर प्लेटें जब ऐसे मूव करेंगी तो जो दुर्बलता मंडल दबाव पड़ रहा था अब वो दबाव कम आएगा इस जगह पे। तो जब वहाँ पे दबाव समझ में आ गया, दबाव कम क्यों आएगा, क्योंकि वो प्लेटें मूव कर रही हैं। अगर दबाव कम आ गए तो दुर्बलता मंडल में उपस्थित जो पेरिडोटाइट चट्टाने हैं उनके खनिज पिघलने लगेंगे। क्यों पिघलने लगेंगे, हम पीछे पढ़ चुके थे ना, वही बात है कि जब प्रेशर वहाँ पे हटेगा, प्रेशर हटेगा तो क्या अणु थोड़ा थोड़ा दूर भागेंगे, यानी घन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो उसमें क्या है, जब अणु ज़्यादा दूर ऐसे हो जाएंगे तो अब क्या है, अब इनका गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा, आराम से पिघलना सकते हैं। जब ये प्रेशर पड़ता है तो अणु बिल्कुल चिपक जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं, यानी जब प्रेशर पड़ेगा तो अणु बिल्कुल ऐसे पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका गलनांक बढ़ जाएगा। तो अब क्या प्रेशर हट रहा है, तो प्रेशर हट रहा है, इधर आरोपित दबाव कम हो रहा है, इधर ये इधर जा रही है मूव और ये इधर मूव कर रही है, तो क्या इनके अणु ऐसे फैलेंगे, थोड़ा दबाव कम होगा, एक प्रकार से चट्टानों के खनिजों का। तो क्या है, अभी इनका गलनांक क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसको पिघलाना आसान हो जाएगा। तो ये चट्टानें पिघलने लगेंगी। जब ये पिघलने लगेंगी तो क्या होगा, जो दरार बनती है, यानी कि जो इधर गई बीच में दरार बनी है, ठीक है, जैसे जो फॉल्ट हल्के धीरे फिशर बनने लगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फिशर बोलेंगे, बिदर भी बोलते हैं, दरार। तो ये क्या है, जो दरार जो बनेंगी तो दरारों के सारे बेसाल्टिक लावा निकल के आएगा, यानी कि वो इधर उधर मूव करेंगी, तो ये इधर मूव करा, ये इधर मूव करा, यहाँ दरार बनी ऐसे करके, तो इसमें से लावा निकल सकता है आसानी से, ठीक है। जो पिघलेंगी चट्टाने लावा निकलेगा, तो वो जहाँ निकलेगा तो बेसाल्टिक लावा निकलेगा, भूपृष्ठ पर आएगा। भूपृष्ठ का मतलब ऊपर के लिए आएगा, क्रस्ट हमने पढ़ा, भूपृष्ठ पर जब आकर नई परत का निर्माण करेगा। यहाँ पे एक नई परत बनने लगी, जब लावा आ जाए यहाँ पे बिखरेगा तो यहाँ पे एक अलग परत बन जाएगी ना, जो नई परत बनेगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रचनात्मक प्लेट किनारा। पीछे हमने अभिसारी वाले में क्या देखा था कि उसका एक प्लेट क्षेपण हो रहा है ना, प्लेट का क्षेपण और क्षेपित भाग जो नष्ट हो रहा है, यानी जो नष्ट हो रहा है तो विनाश हो रहा है, तो उसको क्या बोला था, विनाशात्मक प्लेट किनारा बोला था। और इसमें क्या है, इसमें एक परत नई परत बन रही है,
तो जब परत नहीं बन रही तो उसको बोलेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। समझ में आ रहा है? रचनात्मक इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक नई परत का निर्माण हो रहा है, क्योंकि नीचे से बेसाल्टिक लावा आ रहा है। उसको विनाशात्मक क्यों बोला था? कि प्लेट का एक भाग क्षेपित हो जा रहा है, और जो क्षेपित भाग हो गया नीचे चला गया वो नष्ट हो जा रहा है दुर्बलता मंडल में जाके, तो जिसका विनाश हो रहा था उसको विनाशात्मक बोला, इसको रचनात्मक बोला। ये तो हुआ अपसारी प्लेट किनारे के बारे में। अब हम इसमें जब अपसारी प्लेट हो रहा है, इधर उधर जा रही हैं, तो दशाएं क्या स्थितियाँ क्या बन सकती हैं? तो दशाएं स्थितियाँ हेडिंग में देखा हमने कि जब यहाँ पे ये जो इधर और इधर जा रही हैं जो प्लेट है, तब ये दोनों महाद्वीप होंगी। यानी कि एक महाद्वीप प्लेट अगर कोई ऐसे महाद्वीप प्लेट है, इस महाद्वीप प्लेट में से दरार पड़ी तो ये महाद्वीप प्लेट इधर जाने लगी और इधर जाने लगी, नीचे संबंध धाराओं के अधीन के कारण। और या फिर ओशियानिक प्लेट है, पूरी ओशियान है, ओशियन है पूरे सब जगह, तो बीच में कटक बन गया, ऐसे कुछ बन गया, तो इधर उधर जा रहा है, तो दो दशाएं बन रही हैं। तो जब अगर महासागरीय भाग में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे महासागर है, तो उसमें क्या होगा? जब महासागरीय भाग इधर उधर जाएगा, यानी महासागरीय भाग में अपसारी गति होगी, तो बीच में कटक तो होगा नीचे, तो बीच में तो महासागरीय भाग में यानी ध्यान कटक का निर्माण होता है। और जब महाद्वीपीय भाग होगा तब वहाँ पे क्या होगा? भ्रंश घाटी बनेगी। ये ध्यान रखना। ये जैसे हमने पीछे उसमें देखा था अभिसारी वाली में, कि जब अभिसारी में महाद्वीप और ओशियन महाद्वीप और महासागरीय जब प्लेट टकराएंगे तो महाद्वीप भाग में बलित पर्वत बनेंगे, और महासागरीय भाग में क्या बनेगा? गर्त बनेगा। पीछे हमने देखा था। तो इसमें ऐसे देखना, जब महासागरीय भाग में जब ये होगा अपसारी प्लेट किनारा वाला अभिसरण होगा, अभिसारी प्लेट किनारे जब गति होंगी, तब क्या होगा? महासागरीय भाग में कटक का निर्माण होगा। सही बात है, जब महासागर कटक ऐसे बनना है। और जब महाद्वीप वाले भाग में होगा तो भ्रंश घाटी बनेगी, यानी कि घाटी बनेगी तरह से। ऐसे महाद्वीप होगा तो ऐसे करके घाटियाँ बनेंगी, ठीक है, अलग गहरी गहरी घाटियाँ बनेंगी, ऐसे बनेंगी। हम देखेंगे घाटियाँ देखेंगे, भ्रंश देखेंगे, ब्लॉक पर्वत देखेंगे, भी समझेंगे सब कुछ। अभी मोटा मोटा ऐसे समझते हो चलो कि मतलब दरार बनेगी और भ्रंश बने, फॉल्ट बने, फॉल्ट होगा, फॉल्ट का दरार बनना, तो फॉल्ट बनेगा, उससे फॉल्ट वैलीज बनेंगी, घाटीज बनेंगी। समझ में आया? जब महासागरीय भाग में होगा तो कटक निर्माण, और जब महाद्वीप भाग में होगा तो भ्रंश के सारे यानी दरार के सारे और आगे फॉल्ट के सारे भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। अब ये जब कटक आ गया, अब इस कटक की भारी बातें लिखी हुई हैं। जब महासागरीय भाग में तो कटक का निर्माण होगा, तो दरारों के सारे जो दरारें पड़ी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? जब महासागरीय भाग में, जो महासागरीय भाग है ऐसे ओशियानिक भाग है, उसमें जो दरार ऐसे पड़ी तो इसमें कटक बना है यहाँ पे ऐसे करके, तो जो कटक का निर्माण हो तो दरारों के सारे ज्वालामुखी क्रिया होंगी, ठीक है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होंगे यहाँ पे। अब इसमें जो ज्वालामुखी क्रिया होगी उसमें क्या गैस बहुत कम निकलेंगी, गैसों की मात्रा बहुत कम होगी, और जो लावा निकल के आएगा वो अश्यान होगा। अश्यान, श्यान लावा मतलब श्यान पड़ा है, विस्कस बोलते हैं, मतलब गाढ़ा। ये जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, यानी कि जैसे शहद होता है ना, शहद जैसे गाढ़ा होता है, शहद को बोलते हैं शहद ज़्यादा श्यान है, विस्कस है, गाढ़ा है। और अश्यान का मतलब कम गाढ़ा, यानी धीरे धीरे दूध की तरफ आते रहो, शहद से धीरे दूध जल्दी जल्दी फैलेगा से, मतलब लिक्विड पोर्शन में शहद भी एक प्रकार से वो भी इस द्रव अवस्था में से बह रहा है, लेकिन वो गाढ़ा है तो इसलिए हल्के हल्के, तो लावा गाढ़ा नहीं निकलेगा यहाँ पे। अश्यान का मतलब होता है कम गाढ़ा, ठीक है, मतलब गाढ़ा नहीं होगा। श्यान का मतलब होता है गाढ़ा होना, यानी विस्कस, और इसका क्या हो गया? नॉन विस्कस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अश्यान, ठीक, यानी जो लावा निकलेगा तो वो अश्यान होगा और गैसों की मात्रा यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ओशियन वाले में, ठीक। तो इससे क्या होगा? जब अश्यान लावा होता है तो विस्फोट कम होता है, जब श्यान होता है बहुत गाढ़ा लावा होता है तो ऐसे करना जमा हुआ होता है और फिर बहुत तगड़ा विस्फोट होता है। अब दूध की तरह अलग लावा, मान लो बहुत पतला लावा है तो आराम से तो निकले पड़ा ऐसे करके, कि जब देखो बड़े आसानी से ऐसे यहाँ पे ऐसे होगा ना, तो यहाँ निकले पड़ा, यहाँ निकले पड़ा, ऐसे निकले पड़ा बड़े प्यार से। जब बहुत गाढ़ा होगा तो ऐसे फंसा हुआ होता है, एक तरफ फंसा होता है, फिर फटता है एक संग, बहुत तेज़ से फटता है, जब बुलबुले टाइप में बनते हैं ना तो फटता है। वो हमें भी ज्वालामुखी जब पड़ेंगे तब बहुत सब क्लियर होगा, लावा वगैरह, एंडेसाइड लावा और असाइन लावा क्या कैसे फटता है, कैसे उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार हैं। लेकिन अभी क्या है? अश्यान शब्द समझ में आना चाहिए। जब अश्यान लावा होगा और यहाँ पे विस्फोट नहीं होता है, इसमें बड़े प्यार से निकला था, पानी की तरह निकलते रह रहे थे, तो जब जगह नहीं मिलेगी, अब श्यान लावा हो तो थोड़ा निकलने की ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो नहीं निकल पाता, तब वो बहुत तेज फटता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो इस एरिया में जो उद्गार होंगे, ज्वालामुखी उद्गार, वो क्या होंगे? शांत प्रकार के, क्वाइट इरप्शन होंगे, जैसे बोलते हैं क्वाइट इरप्शन। इरप्शन का मतलब उद्गार होना है, तो क्वाइट इरप्शन बहुत शांत प्रकार से जावा निकलेगा। जब लावा श्यान होगा तो बहुत तेज़ से विस्फोट होगा, ठीक, ये समझना। यानी कि जब जब महासागरीय वाले भाग में ये जब अपसारी वाली स्थिति बनेगी तो कटक का निर्माण होगा, कटक का निर्माण होगा, यहाँ पर गैस की मात्रा ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी क्रिया होगी तो बहुत कम विस्फोट ना के बराबर होगा, क्योंकि बहुत जो अश्यान लावा निकलेगा इसको हम शांत प्रकार के उद्गार, यानी डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो, जब महासागरीय भाग में होगा तो कटक का निर्माण होगा और शांत प्रकार के उद्गार होंगे। शांत प्रकार के उद्गार, शांत प्रकार के उद्गार में अपना जो शांत प्रकार के उद्गार होगा गैसों की मात्रा कम होगी और गैस की मात्रा कम होगी और लावा श्यान होगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली अर्थात का मतलब ये होता है, इतने बड़े को तुमने एक में समेट कर रख दिया, अर्थात शांत प्रकार के उद्गार, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? छिछले और माध्यमिक तथा कम तीव्रता वाले, यानी कि छिछले और माध्यमिक हमने पीछे पढ़ चुके थे कि छिछले भूकंप मूल, माध्यमिक भूकंप मूल, गहरे भूकंप मूल पढ़े, तो उसमें हमने देखा था 0 से 300 किलोमीटर तक ऐसे हमने पढ़े थे, ऐसे करके 700 किलोमीटर आगे सब किलोमीटर्स पढ़े थे, यानी कितनी गहराई तक। तो छिछले भूकंप मूल और माध्यमिक भूकंप मूल,
और कम तीव्रता वाले, तीव्रता का मतलब कम नुकसान पहुंचाने वाले, यानी कि ऐसे यहाँ पे जो भूकंप आएंगे वो बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगे, कम तीव्रता, इंटेंसिटी इनकी कम होगी। जैसे हमने देखा था पी वेव जो है वो हमने ऐसे देखी थी, विनाशात्मक अधिक विनाशात्मक ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ कम तीव्रता वाले यानी कि नुकसान इनसे कम होगा जो भूकंप यहाँ पे आएंगे, कि हल्के हल्के एहसास आ रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब महासागरीय वाले भाग में 3 दशा क्या होंगे, कटक का निर्माण होगा, शांत प्रकार के उद्गार होंगे, और क्या होगा, भूकंप आएंगे छिछले और माध्यमिक भूकंप मूल होंगे और बहुत कम तीव्रता वाले होंगे। ठीक, और उसका उदाहरण क्या है, सबसे बड़ी उदाहरण है जो हम देखेंगे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, यहाँ उत्तर अमेरिका बना लो ऐसे करें, और ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, यूरेशिया और वैसा पूरा एरिया। तो ये जो एरिया बच रहा है ये एस तरह बन के, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में ऐसे कटक बना हुआ है ये पूरे महासागर में। ठीक है, मान लिया बीच में। ठीक, तो ये जो इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक का, यानी अटलांटिक महासागर जो पूरा है तो उस अटलांटिक महासागर बीच में, तो उसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। यानी कि इसका सबसे उदाहरण क्या है, सबसे बढ़िया महासागरीय भाग में, जो महासागरीय भाग में ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, कटक है पूरा महासागर। तो इसका सबसे बड़ी उदाहरण यही है मध्य अटलांटिक कटक, जो कहाँ से, ऊपर ग्रीनलैंड है यहाँ पर। ठीक, ग्रीनलैंड है यहाँ पे, ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्व से शुरू होकर दक्षिण अटलांटिक, यानी यहाँ पे अटलांटिक के नीचे, तो वहाँ पे से वहाँ तक जाता है, और वहाँ के एक क्षेत्र है वहाँ पे क्या, बोवेट क्षेत्र, तो वहाँ तक जा रहा है, ऐसे नाम लिख दिया खाली, बाकी तो और भी क्षेत्र है वहाँ पे। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है कटक जो है। ठीक, अब कटक का उदाहरण समझ आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या, महासागरीय भाग में अपसारी गति हो रही है, समझ में आ गया। अब अगर जब दशा देखेंगे जब महाद्वीप भाग में अपसारी गति होगी तब क्या होगा, तो भ्रंश का निर्माण होगा, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, यानी कि महाद्वीप वाला भाग होगा कोई तो वो टूटेगा, दरार पड़ेगी इसे, जब उसमें दरार पड़ेगी जब वो टूटेगा तो उसे भ्रंश बनेगी, फॉल्ट आ जाता है उसमें, फॉल्ट आ गया फिर बाद में फॉल्ट वैली बन जाएगी, तो भ्रंश घाटी, तो भ्रंश के सहारे पहले भ्रंश बनेगा, भ्रंश के सहारे भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। अगर क्या है कि जब वो घाटी, भ्रंश से जो घाटी बन रही है, अगर भ्रंश घाटी जो बनी वो दुर्बलता मंडल के संपर्क में अगर आ जा रही है, जो लिखा है हमने वहाँ पे ऊपर, कि अगर जो घाटी बन रही है, अगर क्या है, जैसे ऐसे ये तो स्थल मंडल है ऊपर ऐसे करके, नीचे दुर्बलता मंडल है ये वाला। ठीक है, ऐसे बना देना इसको, दुर्बलता मंडल है। अगर जो इसमें घाटी ऐसे बन रही है, वो क्या घाटी बनते बनते बिल्कुल नीचे तक आ गई, इसके दुर्बलता मंडल में आ गई, तो तालाब निकल ही आएगा यहाँ से। और अगर क्या ऐसी स्थिति बनी रही, ये ऐसा था और ये दुर्बलता मंडल हमने ऐसे बना दिया। ठीक, अगर क्या घाटी खाली यहाँ तक बनी, ठीक, इतना ही फट पाया, ऊपर से इतना एरिया फट गया, नीचे अभी और फटना बाकी, यहाँ पे दरार बची है, यहाँ से हल्के हल्के फट रहा है। और तो क्या कह रहा है कि अगर जो भ्रंश की घाटी, इसको भी भ्रंश घाटी बोल देंगे ऐसे करके बनेगी, तो लेकिन अगर भ्रंश घाटी जो बन रही है तो अगर उसका संपर्क दुर्बलता मंडल, ध्रुव, और यहाँ पे डॉट लगा दिया ना इसमें दुर्बलता, तो दुर्बलता मंडल, ठीक है, यानी दुर्बलता मंडल से अगर इसका संपर्क हो गया, यानी कि नीचे तक पहुँच गई पूरी घाटी ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें से जो दुर्बलता मंडल में से क्या है, बेसाल्टिक लावा जो निकलेगा ना, बेसाल्टिक लावा के सारे, इस बेसाल्टिक लावा के सारे लावा पठार और लावा मैदान बन जाएंगे। यहाँ पे लावा पठार बन जाएगा, लावा मैदान बन जाएगा ऊपर आके। ठीक, अगर नीचे तक पहुँच गया और नहीं पहुँचा तो फिर भ्रंश घाटी बनी रहेगी। यानी कि क्या होगा, महाद्वीप भाग में जब होगा अपसारी गति तो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और लावा पठार या लावा मैदान का भी निर्माण हो सकता है। अगर लावा पठार लावा मैदान का निर्माण कब होगा, जब वो भ्रंश घाटी दुर्बलता मंडल के संपर्क में आ जाएगी तब। ठीक है, और नहीं आएगी तो भ्रंश घाटी बनी रहेगी वहाँ पे। जैसे उदाहरण में पढ़ेंगे, हम उदाहरण में देखेंगे, तो उदाहरण कहाँ के उदाहरण लिखा नहीं लिखा मैंने, लिखे तो होंगे। ये देखो अफ्रीका की महान ये जो महान भूभ्रंश घाटी है, ये दुर्बलता मंडल के संपर्क में नहीं आई है। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या ये अभी इसमें क्या ऊपर आके जल भर जाता है, अब जो संपर्क नहीं है तो यहाँ पे जल भर जाता है, तो जल भर गया ऊपर आके, तो बहुत बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण है यहाँ पे। तो ये बहुत 6000 किलोमीटर लंबी तक भ्रंश घाटी बनी है, ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं, तो ये बनी हुई है। तो ये अभी दुर्बलता मंडल के संपर्क में नहीं आई है, तो ऊपर जल भर जाता है, तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो गया एक तरीके से। ठीक है, और अगर वहाँ पे ये पूरी संपर्क में आ गई होगी तो यहाँ से भी लावा पठार वगैरह बनते। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर समझ आया, यानी कि जब महाद्वीप भाग में होगा तो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और या फिर लावा पठार लावा मैदान का निर्माण होगा। और भारत के प्रायद्वीपीय भाग में देखो, भारत जब पूरा भारत देखेंगे ना, तो जो भारत के नीचे वाले हिस्सा प्रायद्वीपीय बोलते हैं, जो 3 तरह से पानी से घिरा, एक तरफ ये भारत यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी से घिरा हुआ है, यहाँ से, तो इसे इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीपीय जो तीनों तरफ से पानी से घिरा। तो इसलिए लिखा भारत के प्रायद्वीपीय भाग, यानी भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है नीचे वाला पोर्शन है, तो वो भाग में क्रिटेशियस कल्प से लेके ईओसीन युग तक, ये हम कल पढ़ेंगे, एरा पढ़ेंगे, मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और फिर से देख लेंगे। मतलब ये मैंने बताया ना, समय का काल बांट लिया, तो क्रिटेशियस कल्प से लेके ईओसीन युग तक विदर उद्गार, यानी दरारी ज्वालामुखी, इसको विदर उद्गार को क्या बोलेंगे, दरारी ज्वालामुखी, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, दरारी ज्वालामुखी, यानी दरार से जो ज्वालामुखी जहाँ से दरार से निकल रही है उसको विदर उद्गार बोलते हैं। कि सारे बेसाल्टिक लावा से पठार का निर्माण हुआ, यानी कि भारत में दक्कन पठार है, यहाँ पे एरिया में दक्कन पठार है, बीच में दक्कन पठार और फिर दक्कन ट्रैप, तो दक्कन पठार का निर्माण हुआ था भारत में। तो अब कैसे, अब देखो जैसे दक्कन पठार भारत का बना, तो इसमें लोग थोड़ा संशय करते हैं कि जैसे हमने यहाँ देखा ना कि जो इसमें पठार का निर्माण कैसे होगा, कि जब वो संपर्क में आ जाएगा
तो उसके बाद पठार का निर्माण होगा। तो भारत का जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, तो भारत में यहाँ जो पठार अगर बना है तो क्या भारत में यहाँ पे घाटी थोड़ी ना ऐसे फट रही है, ऐसे कर भारत का ये इतना हिस्सा ऊपर जा रहा है, इतना हिस्सा नीचे जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो पूरा तो ऊपर जा रहा है। तो बीच में यहाँ पे पठार कैसे आया, तो वो बता रहे हैं अभी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दक्कन पठार का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या है कि जैसे भारत जब यहाँ से देखो ये अफ्रीका महाद्वीप बना रखा है, ठीक है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये अरब वाली प्लेट है, ठीक। ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये लाल सागर वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, ये लाल सागर है, ठीक। इसके बारे में भी हम जो कोई एग्जाम्पल लिखा वो भी समझेंगे। तो ये लाल सागर है और ये अरब वाला, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ फिर वहाँ पे बंगाल खाड़ी है। तो भारत की स्थिति ऐसी है। तो भारत था पहले, देखो आज वर्तमान भारत यहाँ पे है, उससे पहले यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, ऐसे करके महाद्वीप में जुड़ा हुआ था। तो ऐसे भारत की गति ऐसे इधर को है, हमने देखा ना यूनिवर्सिटी ने, ये खाली गति नहीं है, ये खाली डिनोट करने के लिए साइन बना रखा है। भारत की गति कैसी, ऐसे गति है ना, तो हम भारतीय प्लेट की गति। तो ये बता रहे हैं कि बीच में ना हमने हॉट स्पॉट ऑफ मेंटल प्लूम देखा था पिछली क्लास में, कि हमने देखा था कि ऐसे करके ये हॉट स्पॉट है और ऐसे करके ऊपर उठ रहा है, लावा आरोहण हो रहा है, लावा का आरोहण हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, मेंटल प्लूम बोलेंगे, ठीक है। हमने देखा था मेंटल प्लूम ऐसे लिख रहा है और इसको बोला हॉट स्पॉट बोला था, ठीक। तो हॉट स्पॉट मेंटल प्लूम बोला था। तो यहाँ पर क्या ऐसे बाहर निकलते निकलते रीयूनियन हॉट स्पॉट से गुजरा, ठीक है। यहाँ पे कहीं बीच में हिंद महासागर है, इसमें बीच में क्या है, रीयूनियन हॉट स्पॉट, जिसमें से लावा ऐसे जा पड़ा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे भारत यहाँ से जा रहा है, भारत यहाँ पे है, एक बार को यहाँ पे है, एक बार जब इसके ऊपर से गुजरा, ठीक है, इसके ऊपर से गुजरा हुआ, तो इसमें ऐसे ये यूनियन हॉस्पिटल से गुजरा, तब क्या वहाँ से जो दक्कन पठार का निर्माण हुआ, यहाँ पे इसमें बेसाल्टिक लावा आ गया था। अब नहीं है, अब यहाँ पे नहीं निकल रहा, अब तो ठंडा होकर पड़ा हुआ वहाँ पे दक्कन पठार बना है। लेकिन एक टाइम में रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरा था। जब रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर था तो वहाँ से नीचे से ऐसे करके दरार पड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करके दक्कन पठार का निर्माण हुआ बेसाल्टिक लावा के सारे। बेसाल्टिक लावा जो नीचे से लावा निकला, दरार बनी वहाँ पे, फ्रेंस बना, भ्रंश घाटी वो संपर्क में आ गई दुर्बलता मंडल के। तो वहाँ पे क्या हुआ, दक्कन पठार का निर्माण हुआ। भारत में जो आज दक्कन पठार है वो रीयूनियन हॉट स्पॉट से बताते गुजरते हैं। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पहले यहाँ पे था, ये विषुवत रेखा बना रखी, बीच में 0 है, ये डिग्री विषुवत रेखा है। तो फिर 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व या वर्ष पूर्व, ठीक, यहाँ पे आ गया 3.8 करोड़ वर्ष के पूर्व ऐसे आ गया, क्रॉस कर रहा था इसको विषुवत रेखा को, 1 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे, और वर्तमान में भारत आज यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्थिति क्या है, हमने देखा कि दक्कन पठार का निर्माण, दक्कन पठार क्या है, और इसमें लिखा है सीढ़ीदार भाग को दक्कन ट्रैप कहते हैं। यानी दक्कन पठार हमारे भारत में जो है उसमें क्या है, वो सीढ़ीदार संरचना जो दक्कन पठार के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। यानी क्या, यानी कि ऐसे करके ये ऐसे करके दक्कन पठार बना हुआ है, ठीक है। दक्कन पठार कैसे, त्रिभुजनुमा है, ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति उसकी, त्रिभुजाकार आकृति है। अब इसमें सीढ़ीदार संरचना से बनी है, बाहर आगे देखोगे ऐसे करके, तो सीढ़ीदार संरचना से बनी हुई है, इनके बीच में ऐसे ऐसे बनी है, ठीक है। तो इन वाली सीढ़ीदार संरचना को क्या बोलेंगे, दक्कन ट्रैप। तो सीढ़ीदार संरचना बनी है दक्कन पठार के अंदर, पूरे दक्कन पठार, इस पूरे एरिया को जो दक्कन पठार है वो कैसा त्रिभुजाकार है, ठीक है, उसका त्रिभुजाकार का है, ठीक। और वो जो दक्कन पठार के अंदर जो सीढ़ीदार संरचना से बनी है उस संरचना को क्या बोलेंगे, दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसमें डेक्कन बोलते हैं, इंग्लिश में डेक्कन बोलते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है बात। दक्कन पठार क्या है, उसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, सर्कल नहीं है, त्रिभुजाकार, ठीक। और उसके अंदर जो त्रिभुज जो ऐसे दक्कन ट्रैप के अंदर, दक्कन पठार के अंदर बने हुए सीढ़ीदार संरचना, उसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। ये समझना, क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लिया जाता है दक्कन ट्रैप और दक्कन पठार में अंतर क्या है, तो ऐसे बताएंगे। दक्कन त्रिभुजाकार जो आकृति है वो दक्कन पठार है, उस दक्कन पठार के अंदर सीढ़ीदार संरचना बनी हुई है उसको क्या बोलेंगे, दक्कन ट्रैप। और वो किससे बना, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। और ये कैसे बना कि जब रीयूनियन हॉट स्पॉट से बादल एक बार गुजरा तब वो बना, ठीक। अब इसमें इसी में अगला एग्जाम्पल देख लो, कोलंबिया में, मतलब ये सॉरी कोलंबिया में जो भारत यूएसए में ना कोलंबिया स्नेक पठार है एक, तो कोलंबिया स्नेक पठार वो भी बेसाल्टिक लावा पठार, ये बे लिखा है, बे मतलब बेसाल्टिक लावा पठार, तो बेसाल्टिक लावा पठार का उदाहरण है वो भी। उसमें बेसाल्टिक लावा पठार से भ्रंश बना, वो भ्रंश घाटी वहाँ पे दुर्बलता मंडल के संपर्क में आ गई होगी, बेसाल्टिक लावा के सारे वहाँ लावा पठार बना, उस लावा पठार का नाम क्या है, कोलंबिया स्नेक पठार, यूएसए में। अफ्रीका में भी ऐसे ही है, भ्रंश वहाँ पे बना, भ्रंश घाटी बनी, अब सारी गति हुई तो भ्रंश घाटी बनी, उसको नाम क्या रख दिया, महान भूभ्रंश घाटी, क्योंकि बहुत लंबी है, 6000 किलोमीटर तक लंबी है। इसके सारे तो ये अफ्रीका में ऐसे करें, इसके सारे तो ऐसे करके यहाँ पे बनी हुई है 6000 किलोमीटर, यानी कि पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका के हम ऐसे बट लिया है, क्योंकि पूरे 6000 किलोमीटर लंबी तक बटी हुई है, ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं इंग्लिश में से, महान भूभ्रंश घाटी। तो ये इसी का उदाहरण है कि वो किसमें क्या सारी गति हो रही है, बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो भूभ्रंश घाटी जो है यहाँ पर वो क्या दुर्बलता मंडल में संपर्क में नहीं आई है, तो इसमें ऊपर जल भर जाता है और बहुत बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही है लाल सागर जो हमने बता रखा है, ये जो लाल सागर है, तो लाल सागर भ्रंश घाटी में स्थित संरचना है, यानी कि ये भी जो यहाँ पे ऐसे फटा है,
ये कैसे फटा, ये भी ऐसे ही फटा है, ये ऐसे फटा है, अफसारी गति हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे जल भर गया आगे, और ये जो बन गया यहाँ लाल सागर इसको बोलने लगे। लाल सागर क्यों बोलते हैं, उसकी भी अलग कहानी, इसको लाली क्यों बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो अलग कहानी है, लेकिन खाली इसका अभी नाम ध्यान रखो, लाल सागर है। यहाँ पे अरेबियन सी हो रहा है, ठीक है, अरब सागर है, तो ये लाल सागर भी क्यों है, वो भी कैसे बना है कि यहाँ पे ऐसे करके पहले जुड़ा हुआ था, अब इसमें ऐसे अपसारी गति हुई इधर को उधर, अब फटा भ्रंश घाटी बनी, और भ्रंश घाटी बनी, उसमें जल भर गया आके, जल भर गया आके, तो उसको बोलने लगे लाल सागर। अब ये लाल सागर जो ऐसे ही बना है, तो लाल सागर जो बना, कौन कौन सी प्लेट, 3 प्लेट है, कौन कौन सी, एक तो अरब प्लेट है, एक नूबियन प्लेट है, सोमाली प्लेट है। तो नूबियन प्लेट, अरब प्लेट तो ये बड़ी आपको पता ही थी, नूबियन सोमाली यहाँ पे प्लेट है, तो इन प्लेटों के इधर उधर खिसकने से यहाँ पे क्या उनमें अपसारी गति हुई, तो क्या है, एक प्लेट मान लो इधर खिसक रही है, एक प्लेट इधर खिसक रही है, एक प्लेट इधर खिसक रही है, ऐसे करके खिसक रही है, तो इसको पीछे करेंगे ऐसे करके, इसको पीछे करेंगे ऐसे करके, इसको पीछे करेंगे, तो जहाँ पे इनका तीनों का पॉइंट बनेगा, ओवरनेस्ट कॉमन पॉइंट बनेगा, समझे, पीछे करके कॉमन पॉइंट बनेगा, तो उस ओवरनेस्ट पॉइंट को, यानी कि इसको अगर किसी को समझ नहीं आया ऑनलाइन वालों का, तो ये मान लो एक प्लेट इधर गति कर रही है, और एक प्लेट की मान लो गति इधर है, और एक प्लेट गति इधर है, तो इसको पीछे ऐसे करा, और इसको पीछे ऐसे करा, और इसको पीछे ऐसे करा, तो मान लिया यहाँ पे ये मिले तीनों, तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, एफर ट्रिपल जंक्शन इसको इन्होंने बोला, यानी कि अरब प्लेट और नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट, जब इनके बीच इनके मध्य अपसारी गति हुई, इनके मध्य अंतर्क्रिया हुई, तब हमने देखा लाल सागर बना, वहाँ पे भ्रंश घाटी बने, तो उसमें लाल सागर बना। तो ये तीनों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, एफर ट्रिपल जंक्शन, यानी एफर मतलब एफ्रो, ए मतलब एफ्रो, और ए आर मतलब अरब, यानी कि इसको ए एफ को क्या बोलेंगे, एफ्रो, ठीक है, और ये क्या हो गया, अरब, तो एफ्रो और अरब को मिला के ने अफर ट्रिपल जंक्शन, यानी कि इन तीनों के उभयनिष्ठ बिंदु को ये बोला, और इसी के सारे क्या बना, जो भ्रंश घाटी बनी यहाँ पे, और आज यहाँ पे जल भर गया, तो लाल सागर बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों डायग्राम, और भारत की स्थिति क्या है, भारतीय प्लेट भी ऐसी बनी है कि एक टाइम में चिपका हुए सब जुड़े हुए थे, 7 करोड़ वर्ष पर ऐसे हुआ, ऐसे होते होते विश्व रेखा को पार करते आज वर्तमान भारत में, और आज भी गति कर रहा है, ठीक है, तो उत्तर की तरफ ले। हमने बताया कुछ लोग गति बता रहे हैं कि संबंध धारा गति में, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कटक है, हिंद महासागर में कटक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो जो कटक है, कटक के सारे उसकी गति तकलीफ हो रही है, ठीक। तो इतना रखते हैं, अगली वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, एक बचा हुआ ये अपसारी प्लेट किनारा हो गया, ये ध्यान रखना कि अपसारी प्लेट किनारा यानी कि ये गति जब महासागरीय भाग में होगी तो कटक का निर्माण होगा, और जब महाद्वीप भाग में होगी तो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, और अगर यहाँ पर भ्रंश घाटी द्रवलता मंडल से निकल जाती है तो लावा मैदान का निर्माण होगा। ये चीज़ समझना। अगली वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, कौन सा किनारा बचा है, एक हम देखेंगे संरक्षित प्लेट किनारा देखेंगे, बहुत छोटा सा है, और हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की सीमाएं, इसकी सीमाएं देखेंगे, इसमें क्या क्या कमी रह गई, वो क्या है, कुछ मतलब ये बाकी अच्छा सिद्धांत है या थोड़ा कमी है इसमें भी और रह गई, ठीक। ये हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। आज इतना रखते हैं, चलो फिर।